Yes, sir. देखिए, आज मैं एक बहुत अहम मुद्दे की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आया हूँ। ये सही बात है कि अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, बल्कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कई सारे केसेस जो है वो बहुत ही नॉर्मल तरीके के केसेस है, लेकिन लोगों के अंदर चूँकि एक घबराहट है, एक डर और एक खौफ का माहौल जो तैयार किया जा रहा है, उसे देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि जो सरकार ने, प्रशासन ने जो फैसला लिया है कि अब हम औरंगाबाद के अंदर लॉकडाउन करेंगे, और ये लॉकडाउन तकरीबन एक 10 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। ऐसे सूरत में क्या ये फैसला सही है, गलत है, ये बताने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया में जो बीमारी फैली है, हमें यहाँ पर लॉकडाउन करना पड़ रहा है। ताल्लुक से वो क्यों लिया गया है? आपको लगेगा कि सरकार बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी की फ़िक्र कर रही है, आपने मरना नहीं, आपको कोरोना होना नहीं, ऐसी फ़िक्र कर रही है। ये हो भी सकता है, लेकिन मैं जिस तरह से देख रहा हूँ और आपको मैं जब पूरे आंकड़ों के साथ इसे समझाऊंगा तो शायद आपके बात समझ में आ जाएगी। कोरोना के लिए जितने भी एहतियात करना है वो हम सबको करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मास्क पहनना है तो पहनना है, सभी को पहनना है, और अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो हम बिल्कुल पूरी तरह से पुलिस प्रशासन का पूरा साथ देंगे कि अगर आप मास्क भी नहीं पहनेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई 100% होनी चाहिए। ये आखिर क्यों लिया गया है फैसला, ये समझना बहुत ज़रूरी है, और मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उन आंकड़ों के हिसाब से पिछले कई सालों से औरंगाबाद के अंदर जो मेडिकल सेवाएं है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना ध्यान सरकारों का हमारे अस्पतालों के ऊपर होना चाहिए था नए नए अस्पताल बनाने के लिए, या जो एग्जिस्टिंग अस्पताल है उनको बेहतर करने का, तो उनको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। चाहे वो सरकार किसी की भी हो, मैं किसी एक सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, बल्कि पिछले कई सालों से ये ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि आप सिर्फ हेल्थ के बारे में बोलते हैं, लेकिन हेल्थ की ज़मीनी हकीकत क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे औरंगाबाद का जो घाटी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये पूरे मराठवाड़ा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और यहाँ पर सिर्फ मराठवाड़ा के ही नहीं बल्कि आसपास के कुल एक 13-14 ज़िलों से तो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं। और ये कौन लोग होते हैं? ये बहुत गरीब पेशेंट्स होते हैं। वहाँ पर आप बिल्डिंग्स है, वहाँ पर आपने मशीनें ख़रीद लिए हैं, आपके पास सारा इक्विपमेंट्स है, लेकिन अस्पताल मशीनों से नहीं चलता है। अस्पताल चलता है नर्सिंग स्टाफ से, चलता है डॉक्टर से, चलता है क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉयज़ से चलता है। तो सिर्फ अगर घाटी हॉस्पिटल की बात करें तो पिछले कई सालों से वहाँ पर 868 वैकेंसीज पड़ी हुई है। यहाँ पर इतने लोगों का अपॉइंटमेंट होना बाकी है। इसमें डॉक्टर्स है, रेसिडेंट डॉक्टर्स है, नर्सेज है, और जो हॉस्पिटल के अंदर जितना भी स्टाफ लगता है, अगर किसी एक हॉस्पिटल के अंदर, सिर्फ एक हॉस्पिटल के अंदर अगर 868 वैकेंसीज है और सरकार इसको नज़रअंदाज कर रही है, तो सोचिए आप कि जब कोरोना की बीमारी आई है तो इसका असर कितनों के ऊपर होगा। मैं दूसरे सरकारी अस्पतालों के बारे में भी आपको बताता हूँ। सरकारी महानगर पालिका का एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा। औरंगाबाद महानगर पालिका के आरोग्य विभाग के अंदर बिल्डिंगें हैं, आपने मेडिकल सेंटर्स खोल के रखे हैं अलग अलग इलाकों के अंदर, लेकिन यहाँ पर भी 83 वैकेंसीज है, 83 वैकेंसीज है डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की, और दूसरे जितने भी एम्प्लॉइज हॉस्पिटल के अंदर काम करना होता है। यानी कि आपकी दिलचस्पी सिर्फ यही है कि मेडिकल सेंटर की इमारत तैयार हो जाए, हॉस्पिटल चले या ना चले, आपने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। अब आपको अगर मैं जिला परिषद के आरोग्य विभाग के बारे में आंकड़े बताऊं कि शहर की अगर इतनी बदतर हालत है, तो आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरे हमारे ज़िले के जो दूसरे गांव के अंदर जो तालुका प्लेसेस के ऊपर जो हॉस्पिटल्स है उनकी क्या अवस्था होगी। वहाँ पर भी हर जगह के ऊपर आपको हॉस्पिटल की बिल्डिंग नज़र आएगी, बोर्ड नज़र आएगा, लेकिन वो हॉस्पिटल के अंदर ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना स्टाफ है, ना इक्विपमेंट्स है। इक्विपमेंट है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो नर्सिंग स्टाफ नहीं है, वेंटिलेटर्स है तो वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए कोई टेक्नीशियन नहीं है। तो औरंगाबाद जिला परिषद के आरोग्य विभाग के अंदर कितने ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट होना बाकी है, कितनों का रिक्रूटमेंट होना है? तो 332 एम्प्लॉयज़ का, 332, जिसके अंदर आपके डॉक्टर्स भी शामिल है, आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सेवक, औषध निर्माण अधिकारी, टेक्नीशियंस, लैब टेक्नीशियंस, ऐसे कुल मिलाकर 332 सिर्फ औरंगाबाद ज़िले की हम बात कर रहे हैं। अब
के आम खास मैदान के सामने एक गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कई करोड़ रुपए का हमने बनाए है। लेकिन वहाँ पर भी पेशेंटों को इसलिए दिक्कत होती है कि वहाँ पर जितने डॉक्टर्स और जितना स्टाफ चाहिए वो नहीं है। कितनी वैकेंसीज है औरंगाबाद के गवर्नमेंट मेडिकल कैंसर हॉस्पिटल के अंदर? तो 122 और पूरे के पूरे सब बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो खाली पड़े हैं कई सालों से। यानी कि जितना स्टाफ है उतना ही स्टाफ है तो पेशेंट्स को अटेंड करेंगे। अपने मेडिकल फ्रेटर्निटी के अंदर काम करने वाले लोगों को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं इतनी दुश्वारियों के बावजूद भी, हैट्स ऑफ टू यू। अब इसके बाद देखिएगा कि कैंसर हॉस्पिटल के अंदर एक 165 बेड का एडिशनल वहाँ पर एक एक्सपांशन किया जा रहा है कैंसर हॉस्पिटल के अंदर। तो वो बिल्डिंग का तो काम चालू है, लेकिन अभी तक उसके रिक्रूटमेंट के ताल्लुक से है तो कोई हलचल नहीं हुई है। कितने लोगों का स्टाफ अपॉइंट होना है वहाँ पर? 364 लोगों का, 364। अभी तक इसके बारे में कोई हलचल नहीं हुई है। औरंगाबाद एयरपोर्ट के सामने एक सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई गई है, करोड़ों रुपया खर्च किया गया है उसके ऊपर। वो करोड़ों रुपया खर्च करके आपने बिल्डिंग तो बहुत आलीशान बना दी, लेकिन मैंने जैसा कहा कि बिल्डिंगों से तो पेशेंटों का इलाज नहीं होता है। वहाँ पर काम करने वाले स्टाफ चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेज चाहिए। वहाँ पर कितने लोगों की कमी है? तो 60 लोगों का अपॉइंटमेंट वहाँ पर होना बाकी है। अब सबसे अहम मुद्दा जो है वो औरंगाबाद की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग जो घाटी हॉस्पिटल के अंदर बनाई गई है, और बड़े तामझाम से इसका ये हुआ था कि सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग औरंगाबाद में आ रही है। तो ये बिल्डिंग 2017 के अंदर बनकर तैयार होगी। 2017 बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। और ये बिल्डिंग के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ? तो 150 करोड़, यस 150 करोड़ रुपीस की वो बिल्डिंग बनाई गई है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 120 करोड़ रुपये दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने 30 करोड़ रुपये दिया है। तो 2017 में अगर वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई तो आज 2021 मार्च है। इतने सालों के अंदर वहाँ पर बिल्डिंग होने के बावजूद वहाँ पर कितने लोगों को अपॉइंट किया गया है? तो आपको हैरानी होगी, शून्य, जीरो। एक भी एम्प्लॉय वहाँ पर नहीं किया गया है। वहाँ पर रिक्वायरमेंट कितनी है अभी पहले फेज के अंदर? 219 लोगों की। 219 लोग वहाँ पर अपॉइंट होना है कि जिसके अंदर डॉक्टर्स रहेंगे, रेसिडेंट डॉक्टर्स रहेंगे, एक्सपर्ट्स रहेंगे, मेडिकल स्टाफ रहेगा। तो 219 2017 से अभी तक क्यों नहीं किया गया? क्योंकि किसे क्या है, सबका इंटरेस्ट तो बिल्डिंग बनाने के अंदर था। 150 करोड़ रुपये की बिल्डिंग है तो सबका इंटरेस्ट उसी के अंदर रहेगा उसके अंदर। अब 2019 एम्प्लॉयज़ अगर वहाँ पर रहते तो आज जो कोरोना के लिए हमको दर दर भागना पड़ रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, घाटी कहता है कि हमारे पास जगह ही नहीं है, अगर आपने ये 219 2017 के अंदर ही कर लिए होते तो आज कम से कम 400 से 500 पेशेंट्स हम उस सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के अंदर हम लगा सकते थे, लेकिन आपकी प्राथमिकता नहीं थी। दूसरा ये है कि आपको याद होगा कि 2013 के अंदर एक औरंगाबाद में 200 बेड का एक वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल सैंक्शन किया गया था। 200 बेड का वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। मैं जब एमएलए बनकर आया तो मुझे बताया गया कि ये हॉस्पिटल का है, लेकिन इसके लिए 7 एकड़ जमीन चाहिए, और वो 7 एकड़ जमीन सरकार देने के लिए नहीं तैयार थी, प्रशासन देने के लिए नहीं तैयार था। लेटर के ऊपर लेटर बात ये किए जाते थे। मैंने उसको फॉलो किया 2013 से और कंटिन्यूस फॉलो किया। आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने कितनी मरतबा वो विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया, डीपीडीसी के अंदर मुद्दे को उठाया, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया, मैंने प्लीड किया कि 200 बेड का हॉस्पिटल हमारे शहर में आता है तो कितने गरीब लोगों को इसका फायदा होगा। इसका पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से सैंक्शन हो गया था। ये 200 बेड का हॉस्पिटल के लिए 7 एकड़ जगह नहीं मिल रही थी। ये जगह हमारा प्रशासन, हमारी सरकार और यहाँ के बैठे हुए नेता हॉस्पिटल के लिए जगह नहीं दे रहे थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे के स्मारक के लिए जगह दे दिए, गोपीनाथ मुंडे साहब के स्मारक के लिए जगह दे दिए, लेकिन हॉस्पिटल के लिए जगह नहीं दे रहे थे। आखिर मजबूरन मुझे औरंगाबाद बेंच ऑफ मुंबई हाईकोर्ट के अंदर एक पीआईएल दाखिल करना पड़ा और अदालत से गुहार लगानी पड़ी कि हमारे शहर के अंदर हॉस्पिटल की जरूरत है। और मैं धन्यवाद चाहूंगा कि हॉस्पिटल में ने इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट किया। मैं जो हमारे लॉयर थे ब्रह्मेश साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया और हाईकोर्ट ने तब ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द इसको लैंड दिया जाए करके। फिर हमने सुझाव दिया कि क्रांति चौक दूध डेयरी का जो लैंड है, अब वो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, पूरा प्रोसीजर, उसका टेंडर निकल गया, उसका पैसा आके पड़ा हुआ है। वो काम चाहे तो कल शुरू कर सकते हैं, आज शुरू कर सकते हैं, क्योंकि किसी को वो काम मिल भी गया है। लेकिन कल जब पता चला है कि एक ठेकेदार ने फिर हाईकोर्ट के अंदर चलेगा और बाकी सब मेरे को नहीं मिला ये टेंडर, मुझे मिलना चाहिए था करके। अब देखिए
किस तरह से एक अच्छे काम को रुकाने के लिए रुकावटें पैदा की जाती हैं। 2013 का प्रोजेक्ट 2021 आ गया है और अभी तक हमने उसका काम शुरू नहीं किया है। उसके बाद औरंगाबाद को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 30 बेड का एक आयुष मिनिस्ट्री का एक हॉस्पिटल सैंक्शन किया औरंगाबाद के लिए। अब इसके लिए 2019 के अंदर जारी हुआ, यहाँ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को लेटर भेजा गया और उन्होंने कहा कि हम औरंगाबाद को 30 बेड का एक हॉस्पिटल देते हैं, उसके लिए हमको कम से कम है तो 2 एकड़ जमीन चाहिए करके। 2019 और आज मार्च 2021 ये 30 बेड के हॉस्पिटल के लिए, जिसका पूरा फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाला है, इसके लिए 2 एकड़ जगह प्रशासन ने अभी तक नहीं दिया। मैं 2 मरतबा डीपीडीसी की मीटिंग के अंदर ये मुद्दा उठाया और मुझे आश्वासन दिया गया कि ये सब किया जाएगा करके। अब यही अगर हम देखेंगे कि पूरे सिर्फ औरंगाबाद ज़िले के अंदर मेडिकल डिपार्टमेंट्स के, मेडिकल हॉस्पिटल्स के, सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर कितने वैकेंसीज है, ये टोटल मैंने जितने गिनाया है तो 2048 एम्प्लॉयज़, जिसके अंदर डॉक्टर्स, नर्सेस, रेसिडेंट डॉक्टर्स, ये सब मिलाएंगे, क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉयज़, तो 2048 महज एक ज़िले का रिक्रूटमेंट होना बाकी है। अब अगर सरकार ये दावा कर रही है कि साहब कोरोना से हम लॉकडाउन इसलिए आपको कर रहे हैं क्योंकि आपकी जान बचाना है, नहीं, हमारी जान उस वक्त बचेगी जब आप इन हॉस्पिटल्स के अंदर आप जो रिक्वायरमेंट है डॉक्टर्स की, स्टाफ की, इक्विपमेंट्स की, उसको पूरा करेंगे उसके अंदर। वरना कोरोना से तो सारी दुनिया जी रही है। अब ऐसा लगता है कि सरकार ने एक दहशत का, एक खौफ का, एक डर का माहौल तैयार करके कोरोना को हमारे बीच में फैलने से रोकने के लिए सबसे आसान तरीका निकाला है, लॉकडाउन कर दो, लोगों को घर पे बिठा दो, तो ये भी सुकून से रहेंगे, हम भी सुकून से रहेंगे। हमने 1 साल तक आपकी हर बात को माना, हर बात को समझ के लिया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं साहब आप इसका विरोध कर रहे हैं और कोरोना बढ़ेगा करके। उसमें देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो भी खड़े रहना पड़ेगा। 10 दिन लॉकडाउन करके अगर 11वें दिन अगर कोरोना ख़त्म होने वाला है तो हम पूरी ताकत के साथ है तो हम आपका साथ देंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे नहीं और सिर्फ लोगों से कहेंगे कि साहब ये तो हमारा पाप है, ये हमने पाप किया है लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा, ये जुर्म हमने किया है लेकिन सज़ा तुम लोगों को झेलनी पड़ेगी करके, और यही हो रहा है कि बार बार कहते हैं कि लॉकडाउन कर लो, अंदर चले जाओ, बाहर निकलेंगे तो डंडे खाएंगे, बाहर निकलेंगे तो फाइन लगेगी उसके अंदर। तो ये मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है। इसीलिए हमने ये एक मांग की है। अरे हाँ, एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के अंदर प्रशासन ने पूरी तरह का लॉकडाउन नहीं किया है। ऐसा मैं तो मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहूँगा कि आपने ऐलान किया है कि अब पूरे महाराष्ट्र के अंदर नाइट का लॉकडाउन रहेगा, रात्रीची लॉकडाउन असणार आहे, काय असते ते? मतलब हमें बताइएगा कि मतलब रात का लॉकडाउन क्या होता है, कैसा होता है, हमको समझ में नहीं आता है। आप समझाइएगा कि मतलब रात का अगर लॉकडाउन करते हैं तो इसका फ़ायदा कैसा होगा, क्या क्या होता है उससे, कितने लोग इससे मतलब बच जाएंगे, ये थोड़ा सा समझा के अगर बताए तो मेरे हिसाब से देश को अच्छा रहेगा उसमें। क्योंकि लोग तो यही कह रहे हैं कि पब्लिक दिन में निकलती है, रात में सोने के लिए जाती है, आप कह रहे हैं कि जब सोने के लिए जाएंगे तब हम लॉकडाउन लगाएंगे। ये मतलब अजीब किस्म का है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आप समझा दीजिएगा। दूसरा, गवर्नमेंट ने यह कहा है कि हम इंडस्ट्री को चालू रखेंगे, इंडस्ट्री चालू रहना चाहिए। मैं भी इस बात की पूरी तरह से सहमति दर्शाता हूं कि इंडस्ट्री पूरी तरह से चालू रहनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर काम करने वाले मजदूर हो या हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप इंडस्ट्री को अगर चालू कर रहे हैं तो वो इंडस्ट्री के अंदर जाने वाले जो एम्प्लॉयज़ है, कामगार है, वो लाखों की संख्या के अंदर, महज वालूज के अंदर मुझे बताया गया है कि तकरीबन 2 लाख, हो सकता है कि मेरा आंकड़ा कुछ गलत भी हो सकता है, प्रशासन ने इसका सही आंकड़ा देना चाहिए कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आखिर कितने लोग काम आंकड़ा देना, क्योंकि आजकल लोग इंडस्ट्री के अंदर फुल टाइम एम्प्लॉयज़, कन्फर्म एम्प्लॉयज़ नहीं होते, कैजुअल होते हैं, तो इसके आंकड़े हैं तो पूरी तरह से निकलते नहीं। तो आप इंडस्ट्री लॉबी के दबाव में आकर इंडस्ट्री चालू रख रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ का, उन कर्मचारियों का, उन मजदूरों के बारे में कौन सोचेगा? जो वहाँ पर जाएगा, इतने सारे लोगों के बीच में काम करेगा, रात में अपने घर में आएगा, अपने परिवार के अंदर आकर वो एक ख़तरा बना रहेगा, तो वो सब चलता है। लेकिन छोटे छोटे जो दुकानदार है वो जनता खड़े रहेगी। और हमारा यही कहना है कि इसके विरोध के अंदर ये जो हमने मांग रखे है कि 2064 लोगों का रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द होना चाहिए। सरकार को नींद से जगाने के लिए हमने ये तय किया है कि हम 31 तारीख के दिन
हम सरकार को नींद से जगाएंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ज़िला प्रशासन हो, उनको नींद से जगाएंगे और उनको ये बताएंगे कि 2064 लोगों का रिक्रूटमेंट आप कब करने वाले हैं। और ये अगर हो जाता है तो हम समझते हैं कि औरंगाबाद ज़िले को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और इसी के लिए हमने 31 तारीख के दिन दोपहर में 3 बजे औरंगाबाद के पैठन गेट से हमने एक मोर्चा निकालने का तय किया है। मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, इसमें आप कोई राजनीति मत देखिए, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये मोर्चा नहीं रहेगा। इसमें भले ही मैं एक खासदार, एक सांसद, एक एमपी की हैसियत से मैं आप लोगों को बुला रहा हूँ, लेकिन मैं किसी अपनी पार्टी के हिसाब से नहीं बुला रहा हूँ। मैं आप लोगों को इसलिए बुला रहा हूँ कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को ये सोचना पड़ेगा कि मेरी माँ की डेथ हो गई है, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मेरा भाई है तो इतनी तकलीफ़ों